अपने लिए तो सब सोच लेते हैं, लेकिन अपने साथ साथ जो दूसरों के लिए सोच सके, सेवा कर सके समाज की और कुछ विशेष काबिलियत अपने अंदर रखे, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे शहर का मान बढ़ाया है और हमारे स्वाभिमान को ऊंचा किया है। आइए मिलवाते हैं ऐसे बरेली रत्न से। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको ऐसे बरेली के रत्न से जिन्होंने काफ़ी सारा योगदान बरेली वासियों के लिए दिया, वहीं अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी त्याग कर ये लोगों की सेवा में आगे आए हैं। वहीं इनकी एक संस्था भी चलती है, विकल्प संस्था, जो कि गरीब मजदूर हों या कोई भी अन्य हो, सबको सहायता प्रदान करती है। तो हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं समाज सेवी राजनारायण गुप्ता जी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं का भी इनको सामना करना पड़ता है। सर, मैं सबसे पहले स्वाभिमान टीवी में आपका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जब आपने शुरुआत करी बरेली में पहली बार, तो किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? मुझे लगा कि बरेली का जो माहौल है ना, वहाँ पे आदमी अपने रोटी और कपड़े तक सीमित रहता है और उसको ज़्यादा बड़ी सोच नहीं है। जबकि मैं जब देहरादून में सर्विस कर रहा था और दिल्ली वगैरह शहरों में रहा, तो मुझे लगा कि बरेली में मेरे काम करने के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे वो जो एडवांसनेस थी, जिसे अब आज हम सुपर स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि स्मार्ट सोच का भी एक नज़रिए की कमी थी। तो इसलिए मैंने बरेली को इस क्षेत्र के रूप में चुना। अच्छा सर, आपने हमसे बात करते हुए बताया था कि सरकारी नौकरी भी आपकी थी, जिसको आपने छोड़कर जनता की सेवा में आए, आपने अपना एक संस्था शुरू करी। जब मैं नौकरी में था तो नौकरी मेरी लगी थी, पर मुझको लगा कि उस क्लरिकल जॉब के लिए मैं सूटेबल नहीं हूँ, और एक बड़ी सोच थी दिमाग में। और उस समय मेरा जवान था, मुझे लगता था कि अगर मैं इस जॉब में ही अटक करके रह जाऊँगा तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगा कि उस जॉब को, ये बंदिशों को छोड़ दें, क्योंकि हर जॉब के साथ उसकी अपनी बंदिशें होती हैं, और उन्मुक्त आकाश में उड़ा जाए, जैसी थरों में ताकत है, उससे काम करने के लिए मैं आगे आया। देहरादून में भी मुझे, जब भी मैं स्लम्स वगैरह में गया, एक्चुअली शुरू से एक झुकाव रहता है जब आपका समाज सेवा करना है कि जो वंचित लोग हैं उन तक पहुँचो। और मेरी सोच सिर्फ ये रही कि मैंने कभी किसी को फॉलो करना नहीं चाहा। मैंने हमेशा ये देखा कि पहले काम शुरू करने से पहले हम जिनके लिए काम करना चाह रहे हैं, वहाँ जाके एक सर्वे करें ग्राउंड जीरो पे, उनकी वास्तविक ज़रूरतें क्या हैं उनको समझें और उनका फिर कोई विकल्प निकालें। मैंने ये देखा है कि बरेली में नहीं बल्कि पूरे देश में एक छोटे शहर में छोटे सभागार से लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन तक चर्चाएँ, वार्तालाप, मीटिंग, सेमिनारों की बहुलता है। ग्राउंड लेवल पे बहुत कम चीज़ उतर पाए। अच्छा, विकल्प से याद आया, आपकी एक संस्था चलती है विकल्प, किस प्रकार का कार्य वो करती है, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, विकल्प का नाम ही देखिए, विकल्प मैंने इसलिए रखा कि समस्याओं पे हल्ला मचाना एक बहुत आसान काम है, पर उन समस्याओं को हल करने के लिए विकल्प सुझाना बहुत। हम पॉलीथीन, जैसे एक पॉलीथीन को ही हम ले लें, हम कई सालों से पॉलीथीन की बुराइयों को समझ रहे हैं, उसे हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर पॉलीथीन है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि हम अभी तक पॉलीथीन का विकल्प नहीं ढूंढ पाए हैं। और मेरा हमेशा से ये रहा कि हर समस्या का हल, जब तक उसके लिए हम कुछ नए विकल्प नहीं दे पाएंगे, चीज़ें नहीं होंगी। यही सोच करके डार्विन के सिद्धांत से बिल्कुल अलग कि हमारे पास अगर विकल्प हैं तब हमारे पास समाधान हो पाएंगे, मैंने संस्था का नाम विकल्प रखा। अच्छा, इस संस्था के माध्यम से आप क्या क्या कार्य करते हैं? अब जैसे आपने बताया गरीब मजदूरों के लिए भी आपने काफ़ी कुछ किया है, और किस प्रकार का कार्य संस्था करती है? देखिए, मेरी संस्था का उद्देश्य सबसे बड़ा तो यह है कि हम समाज सेवा के क्षेत्रों को नए चयन करें, कहाँ ज़रूरत है समाज को काम की वो चयन करें। मुझे लगा कि जैसे मज़दूरों के बारे में है, सबसे मैंने शुरुआत की, और हर आदमी गरीब आदमी के पास जाता है और हम लोग उसको रोटी कपड़े देने की कोशिश करते हैं, कंबल बांट दे रहे हैं, खाना खिला दे रहे हैं, पर मुझे लगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग मज़दूर को भूख के अलावा सम्मान की भी आवश्यकता होती है। मैं जब मज़दूरों के बीच काम करने गया तो बहुत सारे जो मार्क्सवादी लोग थे, उन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम में मई दिवस पे आमंत्रित करा, और उस माहौल में मुझे लगा कि वहाँ पे भी एक अलग टाइप का एक एलीट वर्ग है, जो कुर्सियों पे बैठता है वो नेता है और बाकी मज़दूर ताली बजा रहे हैं। मुझे लगा कि अगर हम इस आधार को बदलना है तो मज़दूर को पैसे की ही ज़रूरत नहीं है, उसके साथ उसे सम्मान की ज़रूरत है। और भारत में तो सम्मान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक अपृष्टता, मतलब भंगी काम सबसे ज़रूरी था और उसे हमने अस्पर्श कर दिया। तो मुझे सम्मान की बात लगी और मैंने अपने बरेली में जो सामाजिक कार्य की शुरुआत करी, वो एक नया काम सोचा, और मैंने मज़दूरों के अड्डे पर जा कर के मज़दूरों को सम्मानित करना शुरू करा, और मैंने मई दिवस का नाम ही श्रमिक सम्मान दिवस रख दिया। अच्छा। और तब से लगातार 15 वर्षों से मैं श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा हूँ, और मेरा अचीवमेंट ये है कि 15 अगस्त से स्वयं मोदी जी ने श्रमिकों के सम्मान की बात की, है ना, और उत्तराखंड सरकार ने तो इसी नाम से अपने यहाँ एक सम्मान समारोह शुरू करा है, जिसमें वो सरकार
उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड सरकार श्रमिक सम्मान समारोह करती है। अच्छा, अभी आप एक पाठशाला की भी बात कर रहे थे कि पाठशाला है एक, तो वो किस प्रकार की पाठशाला है, क्या बताएंगे? अभी जब लॉकडाउन लगा और आम आदमी बहुत परेशान हो गया, तब मैंने उन वंचितों को राशन पहुँचाने की शुरुआत की थी। जी। राशन जब मैं पहुंचाने गया तो मुझे 2 चीज़ें लगी। जो वहाँ का युवा वर्ग था उन वंचितों का, मैं आपको बता दूं, सर्वोदय पात्र के माध्यम से मैंने 1600 परिवारों को राशन दिया, और ऐसे परिवारों को राशन दिया है जो मांग नहीं सकते थे, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से भूखे रह लेंगे, मांगेंगे नहीं। जब मैं उनके घर राशन देने गया तो 2 समस्याएँ आईं। एक तो जो छोटे बच्चे थे वो खेलों से वंचित थे, पढ़ाई उनकी छूट चुकी थी, और जो युवा थे उन्हें भविष्य बड़ा समूह बनाया, और बच्चों को मैंने मंदिरों में बुला करके भोले की पाठशाला के नाम से पाठशाला लगाई, जहाँ मैं उनको 1.5 घंटे अध्यात्म की भी जानकारी देता हूँ कि वास्तविकता में धर्म है क्या, अध्यात्म है क्या, और इसके अलावा साइंस, गणित और भाषा पे थोड़ा जोर देता हूँ। अच्छा, आपने जैसे बताया कि मज़दूरों की भी आपने मतलब काफ़ी जो मदद करी है, फिर कोरोना में भी आपने काफ़ी लोगों की मदद करी है, तो किन प्रकार की समस्याओं का सामना आपको ज़्यादा करना पड़ा? क्योंकि एक सरकारी नौकरी छोड़कर आप जब समाज सेवा की ओर बढ़ जाते हैं तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो समाज सेवा के साथ ये है कि लोग सोचते हैं कि वो समाज सेवा के नाम पे अपने आडंबर तो नहीं कर रहे हैं। मुझसे भी लोग पूछते थे कि आप खर्चा कहाँ से चल रहा है, इवन कोरोना काल में, कि आप क्या करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे गांधी जी का एक मूल मंत्र याद आया कि अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखो। और दूसरा, विनोबा जी को अगर हम लोग पढ़ें तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, तंत्र मुक्त और निधि मुक्त। मैंने अपने 20 वर्ष के सामाजिक जीवन में कभी भी कैश नहीं लिया। अच्छा। और अभी भी मैंने एक लड़ाई जो भूख के खिलाफ लड़ी, तो उसमें सिर्फ लोगों से कहा कि आप 1 मुट्ठी अनाज रोज़ निकालिए और उसे वंचितों तक मैं पहुँचाऊँगा। और हमने एक सर्वोदय पात्र अभियान निकाला, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये सर्वोदय पात्र है। ये मैंने करीब 500 परिवारों में स्थापित करा, और इसमें जो अनाज इकट्ठा होता था वो अनाज मैं उन वंचितों तक पहुँचा के आता था जो मांगने में असमर्थ रहते। और इसका एक नारा था सिर्फ कि कोई भूखा ना सोए, और सिर्फ 1 मुट्ठी अन्न, सब रहे प्रसन्न। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी इस मुहिम को बहुत सराहा गया, लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे बहुत प्रचारित करा। 1600 परिवार तक हम राशन पहुंचा के आए, और अभी भी परिवारों में जहां कोई विकलांग है, 70-80 वर्ष के वृद्ध हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको हम अभी भी राशन मुहैया करा रहे हैं इसी सर्वोदय पात्र के माध्यम से। सर्वोदय पात्र। अच्छा सर, एक बात और सुनने में आई थी कि जब अन्ना हजारे जी ने अपना लोकपाल आंदोलन जो शुरू किया था उसमें भी आपकी सहभागिता रही थी, तो किस प्रकार से आप उसमें सहभागिता प्रदान कर रहे थे? अन्ना का जब आंदोलन शुरू हुआ, चूँकि मैं सोशल एक्टिविज़म में बहुत पहले से था, और आपको बता दूँ मेरा सामाजिक जीवन शुरू हुआ था TN सेशन के दौर में। शायद जब पहले चुनाव आयुक्त थे तब मैं बिल्कुल युवा था, 18-19 साल का, और उनसे मेरी कुछ बात हो गई थी। वो देहरादून आए हुए थे, और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप जो कह रहे हैं वो जल्दी किसी के समझ में नहीं आएगा, आप करके दिखाइए। और वहीं से मैंने समाज सेवा की शुरुआत की थी। तो इंडिया के बहुत बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, उनसे मैं संपर्क में था। अन्ना के आंदोलन में भी मैं पहले दिन से ही वहाँ एक्टिव रहा, और उनकी जो 125 लोगों की बड़ी कोर टीम थी, हम 5 लोगों के नाम जानते हैं, उनमें मैं सक्रिय रहा। और मेरा वहाँ जो सबसे बड़ा सवाल होता था वो ये कि रिश्वत लेना तो दूर करने करना है, रिश्वत देना कैसे बंद की जाएगी। और उसके लिए मैंने एक सजेशन दिया था अन्ना को कि अगर एक गांव से एक अन्ना पैदा हो सकता है, तो हम बजाय बहुत बड़ी फौज तैयार करने के हम 100 गाँव का चयन करें, और उनमें हम हर गांव में एक अन्ना पैदा करें, तो यह आसान लड़ाई होगी। और इस वजह से किरण बेदी जो उस समय बहुत कोर टीम में थी, उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 100 से ज़्यादा प्रधानों को बुला करके मीटिंग करी थी, और तब हमने बरेली के 2 गांव अडॉप्ट किए थे अन्ना के नाम पर। अच्छा, वो कौन कौन से गाँव नाम जानना चाहेंगे सर? एक गांव था खजूरिया, पीलीभीत रोड पे है, और दूसरा सहसिया हुसैनपुर। और सहसिया हुसैनपुर से याद आया कि सहसिया हुसैनपुर में मेरा लगातार काम चल रहा है, और वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी कवरेज कई जगह मिली, क्योंकि वहाँ पर हमने एक तालाब को पुनर्जीवित किया जो 25 साल से सूखा पड़ा है। 25 साल। और आज बरेली का एकमात्र तालाब है जो पूरे गर्मी पानी से भरा है। ये वो रत्न हैं जो ना किसी टीवी, ना किसी अखबार, ना ही किसी सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। ये गुपचुप काम करने वालों में से ये बरेली के वो रत्न हैं जिन्होंने मज़दूरों की सहायता की। ये बरेली के वो रत्न हैं जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की सहायता करी, और आज भी लोगों की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी अन्य और क्षेत्र में हो, तो लोगों की सहायता करने में पीछे नहीं हटते हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकारी नौकरी छोड़कर, जी हाँ, सरकारी नौकरी जो आजकल के लोगों का सबसे पहला एक वो होता है ग्रेजुएशन के बाद कि हम सरकारी नौकरी करें, वहीं इन्होंने सरकारी नौकरी को भी त्यागा, और उसके बाद आज ये समाज सेवा में उतर आए हैं। समाज सेवा में भी काफ़ी लोगों की जो मदद करी है, जिसके बाद इनको बरेली वासियों का काफ़ी प्यार मिला है। ऐसे ही और
तमाम बरेली के जो रत्न हैं उनसे हम आपको मुखातिब कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें स्वाभिमान टीवी।